दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में तो उस कंट्री में इलेक्शंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शंस की बात नहीं है, फेयर इलेक्शंस की बात है। और इसलिए इस फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए वी नीड टू हैव सम इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी बॉडी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने एक व्यवस्था की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेन काम है वो यही है कि सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना और कंडक्ट कराना फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं दोस्तों। न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, फेयरनेस। और कई बार हमने ऐसा न्यूज़ में देखा कि अपोजिशन जो लीडर्स होते हैं या कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे एडिटोरियल्स आते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इम्पार्शियलिटी को, न्यूट्रलिटी को, फेयरनेस को क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में बना हुआ है दोस्तों। SIR के थ्रू अपोजिशन लीडर्स कई बार ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक नया डेवलपमेंट आया दोस्तों, जहां पर अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने से संबंधित एक मोशन इनिशिएट किया है। तो आज की इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं, और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात आती है तो हमारा संविधान क्या कहता है। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है या पहली बार ऐसा हो रहा है? इन सारी बातों को हम आज आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सिविल सर्विसेज की इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपके क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और देखिए, अगर टॉपिक के रिलीवेंस की हम बात करें, जो कि हमेशा हम आपके साथ करते हैं, सो इट इज रिलीवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS पेपर 2, जहां पर हम पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में दोस्तों। हम बात करेंगे यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑल दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू डिस्कस डियर फ्रेंड। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी जैसे कुछ संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, these are those bodies dear friend that are supposed to function in an independent manner, neutral manner, unbiased manner। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया है क्या। क्योंकि देखिए, यहाँ पर देखिए कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि अपोजिशन मेंबर्स इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं दोस्तों कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कंडक्ट रहा है वो पार्शियल कंडक्ट रहा है। और इसको लेकर देखिए, अपोजिशन मेंबर्स ने एक मोशन इनिशिएट किया है रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैसे हटाया जा सकता है, क्या वो प्रोसेस है, वाई दिस प्रोसेस हैज बीन मेड इन दिस मैनर, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एक अच्छा सेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के तहत पहली बार दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की ये जो प्रक्रिया है, रिमूवल की जो प्रक्रिया है, उसे इनिशिएट किया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो टर्म यूज हो रहा है that is removal dear friend। in case of Indian constitution, time and again we have tried to make you understand that impeachment and removal ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। impeachment is a formal process where some procedure is mentioned and after completion of that procedure that constitutional dignitary is automatically removed। so after completion of prescribed procedure, automatic removal is known as impeachment। रिमूवल भी संविधान में मेंशन है इसकी प्रक्रिया, बट इट इज लेस फॉर्मल, इट इज नॉट इनफॉर्मल बट लेस फॉर्मल, वेयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में जो टर्म यूज हो रहा है दैट इज रिमूवल एंड नॉट इम्पीचमेंट। आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और उसी के तहत एक प्रोविजन है रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड. Article 324 of Indian Constitution says that there shall be an election commission of India, dear friend. There shall be an election commission of India, और Constitution बहुत ही clearly बोलता है that the function of election commission of India is superintendence, direction, conduct and control of elections, dear friend. So election commission of India as an executive organ, dear friend, ये engage है superintendence, direction, control and conduct of इलेक्शंस. किसके इलेक्शंस डियर फ्रेंड? लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके इलेक्शंस, राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन, एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. इन इलेक्शंस को सुपरवाइज करना, कंडक्ट कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के. और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में इस बात को हाईलाइट किया है कि देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, डियर फ्रेंड. फेयर इलेक्शंस इज अ मस्ट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. और देखिए कौन देश कितना डेमोक्रेटिक है कई बार इस बात से भी डिसाइड होता है कि वहाँ पर ये जो इलेक्शन सुपरवाइजरी बॉडीज़ हैं वो कितनी इंडिपेंडेंट है दोस्तों. तो सुप्रीम कोर्ट इन देयर जजमेंट दे हैव टाइम एंड अगेन सेड दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया. तो भारत में जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो इंडिपेंडेंट तरीके से, फेयर तरीके से कराई जा सके, ये एक काम है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इनकी फेयरनेस, इनकी इंडिपेंडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 3 मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 मेंबर की जो कमेटी है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या करें? चुनाव करें दोस्तों, ये अपॉइंट करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. बट गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करते हुए अंडर सेपरेशन ऑफ पावर, डियर फ्रेंड, लेजिस्लेचर दे हैव दिस पावर टू इनैक्ट लॉ, एग्जीक्यूटिव दे हैव पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ, डियर फ्रेंड. तो हमारी सरकार ने, जिनकी मेजॉरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी दोस्तों, इन्होंने एक लॉ पास किया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2003, जहां पर इस कमेटी में से सीजेआई को हटा दिया गया. और देखो नाउ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड 1 सीनियर मिनिस्टर विल बी द पार्ट ऑफ दैट कमेटी दैट विल सेलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर. जैसे अब यहां पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि जब आपने सीजेआई को हटा दिया, सीजेआई से अपेक्षा थी एक न्यूट्रलिटी की, एक इम्पार्शियलिटी की, दूसरा मेंबर भी आपने सरकार का ही रख दिया. तो यहां पर देखिए सरकार के पक्ष में मेजॉरिटी होगी और सरकार जिसको चाहे उसको इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं. अब जब हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूट्रलिटी, इनकी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, इंटीग्रिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी. अब यहाँ पर देखिए लोगों ने कंसर्न रेज किया कि देखिए जब आपने 2 मेंबर आउट ऑफ दीज 3 मेंबर 2 मेंबर्स आर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, तो यहाँ पर देखिए लोगों ने सवाल रेज किया रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. देखिए अब सरकार के पास अपर हैंड है वाइल अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि 3 मेंबर की जो कमेटी है उसमें से 2 लोग तो सरकार की हैं दोस्तों. तो हो सकता है कि अपोजिशन को किसी नाम पर ऑब्जेक्शन हो, बट सरकार अपनी विश को क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं. आर्टिकल 324 के तहत ही, आर्टिकल 324 का जो क्लॉज 5 है वो ये बात करता है कि देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, देखिए उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा. और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन अ मैनर एंड इन अ प्रोसेस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव. तो अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको उसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जो आप पालन करते हैं इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो हालांकि सभी इलेक्शन कमिश्नर की पावर सेम है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा सकते हैं इन अ मैनर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव, while other election commissioners can be removed by president upon a recommendation made by chief election commissioner.
और देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रक्रिया है ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के बराबर ही है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट इट सेज इट डील्स विथ रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 डियर फ्रेंड, it deals with the grounds on which a judge of the Supreme Court can be removed. So similar ground will apply in case of Chief Election Commissioner also, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने से संबंधित जो आधार है, जो ग्राउंड है, वो मेंशन है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। तो मतलब हटाया जा सकता है किस ग्राउंड पर? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर हटाया जा सकता है किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है ये मेंशन है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो यही प्रक्रिया फॉलो करेंगे किस केस में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के केस में भी, जहां पर देखिए बोला जा रहा है कि एनी सच इंटेंशन रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ ए मोशन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई 100 मेंबर्स। If you want to introduce in Rajya Sabha, it must be supported by minimum 50 members. ये मेजोरिटी आपको चाहिए, ये सपोर्ट आपको चाहिए इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए जिस भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस करते हैं, लोकसभा में करते हैं तो स्पीकर और राज्यसभा में करते हैं तो चेयरमैन, ये इस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। So this power to admit and reject lies with the presiding officer of both the houses, dear friend. यदि admit हो जाता है, if it is admitted, then 3-member inquiry committee will be formed. लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा के स्पीकर इस कमेटी को बनाएंगे। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो इस कमेटी को बनाएंगे। और इस 3-member कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? पहले मेंबर होंगे दोस्तों 1 सुप्रीम कोर्ट जज, second member will be chief justice of one high court, and third member will be a distinguished jurist in the eyes of a presiding officer, dear friend. किसी भी distinguished jurist को थर्ड मेंबर बनाएंगे। और यदि ये 3 मेंबर जो इंक्वायरी कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद चार्जेस को ट्रू पाते हैं, ये पाते हैं कि हाँ सही बात है कि जरूर कुछ मिसकंडक्ट हुआ है, एथिकल मिसकंडक्ट हुआ है, इफ चार्जेस आर प्रूव्ड देन मोशंस मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय majority of total membership and 2/3 majority of member present and voting। तो इस स्पेशल मेजोरिटी के साथ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस मेजोरिटी के साथ दोनों हाउस इस मोशन को क्या करेंगे? पास करेंगे। एंड आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेस देन प्रेसिडेंट थ्रू ए सेपरेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन पास एन ऑर्डर रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहली बार भारत में ये प्रक्रिया इनिशिएट की गई दोस्तों। हो पाता है या नहीं हो पाता है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो देखिए इतना टफ प्रोसेस बनाने की जरूरत क्यों है? देखिए इसलिए क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही शुड नॉट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ही शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो अपने जो फंक्शन है उनको इंडिपेंडेंटली चार्ज कर सकें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसलिए उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया के समान रखी गई है। Other election commissioners can be removed by president on the recommendation of chief election commissioner, but chief election commissioner को हटाना उतना आसान नहीं है दोस्तों। आई होप ये बात आप लोग ने समझी होगी। और देखिए आप में से वो लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027, 28 या 29 के लिए, यदि आपका टारगेट है तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 25 ऑफ मार्च ईयर फ्रेंड, जिसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी।